मेरा नाम अशोक है। मेरा लखनऊ में अपना छोटा सा होटल था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैं यहाँ लखनऊ में नौकरी करने के लिए आया था। फिर भगवान ने मेरी किस्मत ऐसे पलट दी थी कि मैंने यहीं पर अपने छोटा सा होटल खोल लिया था। मेरी ज़िंदगी यहाँ पर अच्छी चल रही थी। मेरे माता पिता तो मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। मेरे कुछ रिश्तेदार थे जो लखनऊ में ही रहते थे। मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ आकर छोटी सी नौकरी करने लगा था। फिर मेरी खूब तरक्की हुई थी और मैंने अपना एक होटल कर लिया था जो सिर्फ मेरा ही था और जिसका मालिक भी मैं ही था। जिंदगी अच्छी और सुकून से गुजर रही थी क्योंकि कोई टेंशन नहीं थी। मेरे होटल में 8 लड़के काम किया करते थे, खाना बनाते थे और मैं उन लोगों पर नज़र रखता था। मेरा होटल छोटा ज़रूर था पर यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था। लोग दूर दूर से खाना खाने के लिए मेरे होटल में आते थे। मुझे अपनी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी उम्र 28 साल की हो गई थी। मैं शादी करके अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन अभी तक मैंने किसी लड़की को पसंद नहीं किया था और ना ही मेरा कहीं रिश्ता लगा था। फिर एक दिन मैं अपने होटल में अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब मैंने एक लड़की को देखा था। वो मुझे पहली नज़र में देखते ही भाग गई थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी और मेरे सामने बैठी हुई थी और मैं उसकी तरफ बार बार देख रहा था। यह सोच रहा था कि ये क्यों परेशान है और इसे क्या प्रॉब्लम है। अजीब सी बात है ना कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था और ना ही कोई संबंध था, लेकिन मैंने उसकी परेशानी को महसूस कर लिया था। फिर वो बेचैन होकर रिक्वेस्ट भरे अंदाज में मुझसे कहने लगी कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे आपके होटल के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर आ गई। क्या आप मुझे नौकरी पर रख सकते हो? प्लीज़ इनकार मत करना और मुझे नौकरी दे देना। बहुत दूर से यहाँ पर आई हूँ। मैं यहाँ से निराश होकर नहीं जाना चाहती। मेरे होटल में हर तरह के लोग खाना खाने के लिए आते थे और तो और मेरा पूरा का पूरा स्टाफ मेल था, उसमें कोई भी फीमेल नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने उसे नौकरी दे दी तो मुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और ये मेरे होटल के रूल्स के खिलाफ है। मैं यहाँ पर किसी लड़की को नौकरी नहीं देना चाहता। इतने सारे लड़कों में एक अकेली लड़की, कहीं मेरे होटल का नाम बदनाम ना हो जाए। बस इसी वजह से मैंने उसको नौकरी देने से साफ साफ मना कर दिया था। वैसे तो मुझे उसे काम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैंने अपने होटल के रूल्स खुद ही बनाए थे। मैं यहाँ का मालिक था, इसलिए यहाँ पर मेरी ही मर्जी चलती थी। और फिर इस लड़की को यहाँ रखने से कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। उसने फिर से कहा, सर प्लीज़ देख लीजिए, अगर कोई गुंजाइश हो जाए तो मैं बहुत मजबूर हूँ और बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ पर आई हूँ। उसका इतना मासूम चेहरा और उसकी इतनी मासूमियत भरी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया था। मैं कोई बुरा आदमी नहीं था क्योंकि हर मर्द बुरा नहीं होता। मैंने सोच लिया था कि मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। मैंने कहा कि ठीक है और मैंने उसे अपने होटल के सारे काम समझा दिए थे और बता दिया था कि तुम कहाँ पर क्या काम करोगी। उसे मैंने सब्जी वगैरह काटने का, चीज़ों को फ्राई करने और मसाला पीसने का काम बता दिया था। वैसे और काम करने के लिए मैंने लोग रखे हुए थे। इस बात से वो बहुत खुश हो गई थी। उसने फिर से कहा था कि आपका बहुत धन्यवाद, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, आपने मजबूर की मजबूरी को समझा। मैंने कहा कि बार बार अपनी मजबूरी के बारे में मत कहो, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। फिर मैंने उसे महीने की सैलरी भी एडवांस में दे दी थी। मेरे यहाँ काम करने वाली लड़की ने मुझसे कहा कि सर आपने इस लड़की को यहाँ नौकरी देकर अच्छा नहीं किया और फिर आपने उसे पहले ही दिन 1 महीने की सैलरी एडवांस भी दे दी। कुछ लोग बहुत लालची होते हैं, आप देखना ऐसा ही ना हो कि वह कल काम पर ही ना आए और आपके पैसे लेकर फरार हो जाए। लेकिन वो अगले दिन काम पर आ गई थी और उसने एक दिन की छुट्टी नहीं की थी। वो लगातार काम कर रही थी, टाइम से आती थी और टाइम से ही अपने घर चली जाती थी। और अब उसे मेरे होटल में काम करते हुए 1 महीना हो गया था। अपने 1 महीना पूरा होते ही उसने मुझसे एक अजीब सी फरमाइश कर दी थी। उसने मुझसे कहा था कि सर मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने उसके एक बार के ही कहने पर उसे कुछ पैसे दे दिए थे। उसने कहा कि नहीं, मुझे और भी ज़्यादा पैसे चाहिए, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे पता चला कि आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आप चाहो तो मैं एक दिन के लिए आपकी पत्नी बनकर आपके साथ रात गुजार सकती हूँ। मैंने जब उसकी बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि उसने बात ही ऐसी कर दी थी। मैंने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ा और उसे ऑफिस के अंदर ले गया था और फिर मैंने उस पर डांट लगाई थी।
कहा था कि यह तुम कैसी बकवास कर रही हो, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती। पैसों के लिए तुम इतनी गिर गई हो कि तुम साफ साफ शब्दों में मुझसे बात कर रही हो। उसने मुझे अपने नाम अनामिका बताया था। उसने ढीले ढीले कपड़े पहने हुए थे और वो सलवार कमीज पहनी हुई थी। उसके सिर पर दुपट्टा भी रखा हुआ था। वो देखने में जवान और बेहद खूबसूरत थी और मेरे होटल में काम करने लगी थी। मेरी डांट पर वो बहुत शर्मिंदा हुई थी और उसके बाद उसने मुझसे कभी भी कोई गलत बात नहीं कही थी। लेकिन एक दिन अचानक किचन से भागती हुई निकली थी। मैं हैरान हो गया था कि आखिर ये क्या मैटर है। मैं किचन में गया तो स्टाफ के सारे ही लड़के अपने अपने काम में बिजी थे। मैंने उन लड़कों से कहा कि अनामिका यहाँ से इस तरह से भागती हुई क्यों निकली है, क्या तुम लोगों ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? वो कहने लगी, नहीं नहीं सर, हम में से किसी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे शक था कि जिस तरह से डर कर भागी है जरूर कोई ना कोई बात थी। अगले दिन जब वह सुबह काम पर आई तो मैंने उससे पूछा था कि तुम्हें कल क्या हो गया था, कल तुम इस तरह से क्यों भाग गई थी? उसने कहा कि आपके होटल में काम करने जो नौकर हैं, जो सांवले रंग का है, मैं उसका नाम तो नहीं जानती, लेकिन उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। मैं समझ गया था कि वह किसकी बात कर रही है। वो मेरे होटल में काम करने वाले सांवले रंग के लड़के जिसका नाम रोहन था। मैंने उसे कहा कि तुम्हें पूरा यकीन है? उसने कहा हाँ, मैं एक साइड पर खड़े होकर अपना काम कर रही थी और वो बार बार कोई चीज़ उठाने के बहाने आता और आकर मेरे शरीर के साथ टकरा जाता और कहता था कि मुझे माफ़ कर दो, कुछ गलती हो गई। और फिर उसने आज तो हद ही कर दी। आज उसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर अपना हाथ मेरी कमर में डाल दिया और फिर मैं वहाँ से भाग गई। मैंने कहा कि तुम्हें इस टाइम मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें इस तरह से भागने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने रोहन को बुला लिया और कहा था कि क्या तुमने यह हरकत की है? तुम जैसे लोगों की वजह से औरत इज्जत की रोटी कमाने के बजाय किसी गलत काम की तरफ चली जाती है, क्योंकि उनको यह एहसास होता है कि जहाँ हम इस इज्जत से काम कर रहे हैं वहाँ भी हम इज्जत से महफूज नहीं हैं, तो फिर हम वही काम कर लेते हैं। तुम जैसे मर्द उन्हें कोटे की तरह धकेल देते हैं। रोहन ने कहा, सर ये खुद मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। सर मैं आपके साथ पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। इस लड़की को आए हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए। आपने उसकी बात मान ली और आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। बात तो रोहन की सही थी, लेकिन फिर मुझे एक और लड़के ने इशारा किया कि ये लड़का ही गलत है, इसी ने लड़की को छेड़ा है। बस फिर मैंने फौरन ही फैसला कर लिया था कि मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। मैंने रोहन से कहा कि मैं तुम्हारा हिसाब फाइनल कर देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। और वो मेरे होटल से चला गया। जाते जाते कहकर गया कि सर इस लड़की की वजह से आपने मुझे काम से निकाल दिया। ये लड़की आपको एक दिन अपना असली रूप ज़रूर दिखाएगी, फिर आपको पता चलेगा कि मैं सही था और ये गलत। जाहिर सी बात है, मैंने उसे काम से निकाल दिया था तो वो मेरी इस बात पर तारीफ तो नहीं कर सकता था, इसलिए वह इसका नाम भी बदनाम करते हुए वहाँ से चला गया था। लेकिन शाम को मुझे मेरे ही स्टाफ ने कहा था कि सर आपने इस लड़की को यहाँ पर रखकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब इस तरह के मैटर्स तो होते ही रहेंगे। एक जवान और खूबसूरत लड़की का इतने सारे लड़कों में काम करना कोई मजाक बात नहीं। और आप यह भी जानते हैं कि यहाँ पर काम करने वाले सारे ही लोग परदेसी हैं और अपनी अपनी पत्नियों से दूर हैं। कोई 4 साल से अपने घर नहीं गया तो कोई 6 साल से अपना घर नहीं गया होगा, तो कोई 8 साल से। ऐसे में खूबसूरत लड़की उनके साथ काम करेगी तो कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। मैंने कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या किसी मर्द से इतना भी कंट्रोल नहीं होता कि वो अपनी पत्नी से नहीं मिला तो वो किसी भी औरत पर हाथ डाल देगा? मैंने कहा कि आपको मर्दों के बारे में अभी पता ही कहाँ है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जिनका सिर्फ अपनी पत्नियों से ही दिल नहीं भरता, बल्कि दूसरी औरतों पर भी नज़र रखते हैं। लोग तो पत्नी होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं और उसकी पत्नी को कुछ पता ही नहीं चलता। उस लड़की ने कहा कि मर्द को शादी करने की परमिशन है तो वह इस चीज़ का बहाना न बनाए कि हम तो दूसरी शादी सिर्फ गलत काम के लिए ही कर रहे हैं और किसी भी मर्द को अपनी पहली पत्नी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर उसकी दूसरी शादी किसी मजबूरी की वजह से हो जाती है तो वह उसे सहारा देना कि उस औरत के साथ कोई गलत काम करे। मैंने उससे कहा कि अगर अभी मैं आपको काम पर मैंने रखा है तो उसकी हिफाजत भी मैं ही करूँगा। मेरे दिल में अगर आपके लिए मोहब्बत भरी फीलिंग्स नहीं होती तो मैं भी कभी उसे ना तो इस नौकरी पर रखता और ना ही उसके लिए अपने पुराने नौकर को नौकरी से निकाल देता। यह बात तो पक्की थी कि मेरे दिल में वह अपनी स्पेशल जगह बना चुकी थी, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि वह शादीशुदा थी। उसके माता पिता ने या उसकी कोई मजबूरी थी यहाँ पर काम करने की? आखिर वो यहाँ पर काम क्यों कर रही थी?
मुझे उससे धीरे धीरे ये सब कुछ पूछना था, और अगर वह कुंवारी थी तो फिर मैं उससे शादी करना चाहता था और उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। यहाँ तक मेरा अंदाज़ा था। मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा थी, क्योंकि उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वह शादीशुदा है। वो कम उम्र की थी, उसकी उम्र लगभग 22 साल होगी। वो तो एक कमसिन सी जवान लड़की थी। जब होटल में रात को थोड़ा खाना बच जाता था तो वह खाना पैक करके अपने साथ ले जाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह वह अपने घर से मेरे लिए कुछ बना कर लाई थी। पता नहीं उसने किसी से पूछा था या उसने इस बात का आइडिया लगा लिया था। उसने भी क्या आइडिया लगाया था कि मुझे मीठी चीज़ें बहुत पसंद है। वो कहने लगी कि आपके लिए मैं कुछ बना कर लाई हूँ, आप मेरी इतनी मदद करते हो, मैं बदले में आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, तो सोचा कि आपके लिए कुछ मीठा ही बना लेती हूँ। मैंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। वो मेरे लिए अपने हाथ से खीर बनाकर लाई थी। मैंने जैसे ही खीर टेस्ट की तो मैंने उससे कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, यह बात मुझे पसंद आई, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैंने कहा कि यही खीर तुम मेरे होटल पर भी बनाया करो, मैं तुम्हें इसके अलग से पैसे दूंगा। मैंने उसको अच्छे पैसों पर रखा हुआ था और अलग से भी उसे मैं पैसे दे दिया करता था, और होटल के लोग भी उसे टिप वगैरह दे दिया करते थे, और होटल का बचा हुआ खाना भी वह अपने घर ले जाती थी। लेकिन फिर भी वह हमेशा उदास और परेशान सी रहती थी, और उसकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि क्या मतलब है, तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि आप क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर? अब इंसान बार बार तो नहीं पूछ सकता और रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता, नहीं तो सामने वाला सोचेगा कि पता नहीं ये मेरी कहानी के बारे में क्यों जानना चाहता है। इसलिए मैंने उसे दोबारा कोई सवाल नहीं किया। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि कोई भी होटल की तरफ आने वाला नहीं था, और जगह जगह पानी भर गया था। बस गाड़ी में बैठकर कुछ कस्टमर आए थे, लेकिन फिर भी वो चले गए थे। अभी होटल को बंद होने में 1 घंटे का टाइम रह गया था। मैंने सबको छुट्टी दे दी थी। मैंने कहा कि आप सब अपने अपने घरों को चले जाओ, बहुत टाइम बाद बारिश हुई है, कुछ पता नहीं कि कहीं और ज़्यादा ना पड़ जाए। अब लोग धीरे धीरे अपना सामान उठाकर जाने लगे थे। वो लड़की भी जा रही थी। उसने दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा और मैं खुद होटल में ही बैठ गया था। मैंने सोचा कि आज थोड़ा हिसाब किताब कर लेता हूँ। 1 घंटे बाद मुझे भी घर जाना था, लेकिन यह देखकर मैं हैरान रह गया था कि वह वापस आ गई थी। मुझे लगा कि शायद वो अपना कोई सामान भूल गई होगी, लेकिन मेरे ऑफिस में आकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उससे कहा था कि क्या बात है, जबकि मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि वह क्या चाहती है। उसने कहा कि मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैंने सुना है कि आपकी पत्नी नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई है अभी। मैंने कहा कि तुम्हें किसने बताया ये सब? तो वो कहने लगी, लोग आपस में बातें कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था। अगर आप कहोगे तो मैं वो काम कर सकती हूँ जो एक पत्नी एक आदमी के लिए करती है। मैं एक दिन के लिए आपकी पत्नी बन सकती हूँ। मुझे पता है कि आप मेरी इस बात से निराश हो जाओगे, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो। इसके बदले में वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसे हैरान होकर देखा था, क्योंकि इससे पहले जब उसने यही बात कही थी तो मैं उससे बहुत डरता था। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था वो मुझे इस तरह से ऑफ़र दे रही थी, वह भी रात के टाइम पर, जब इस होटल में सिवाय मेरे और उसके कोई भी नहीं था। जब कोई मर्द अपनी पसंद की लड़की के मुंह से इस तरह की बात सुनता है तो वह क्या सोचता है? जाहिर सी बात है वो यही सोचेगा कि ये लड़की तो ठीक नहीं है, लेकिन वह शक्ल से ही बहुत ज़्यादा मजबूर लग रही थी। आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी? अब तो मेरा दिमाग घूम गया था। जब खुद ही फल मेरी गोद में गिरने को तैयार था तो मैं क्यों पीछे हटता? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे होटल के रूम में ले गया था। मैंने कहा कि अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए ना? उसने कहा कि हाँ, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे। मैंने उससे कहा कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 1 दिन के लिए तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो? अगर मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी बनाना चाहूँ तो चलेगा, लेकिन तुम्हें पैसे बहुत मिलेंगे। पहले तो उसने कहा कि हाँ, लेकिन मेरी माँ बीमार है, वह बहुत ज़्यादा बीमार है। उसने हाँ तो कह दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ नज़र भर के देखने की कोशिश की तो वो फूट फूट कर रोने लगी थी और ज़मीन पर बैठ गई थी, और उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था और वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी थी। वो कहने लगी कि मुझे जाने दो प्लीज़ सर, मुझे जाने दो, मैं ये काम नहीं कर सकती। वो एक पल को कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं भी पीछे हट गया था। दरअसल मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं उसकी फीलिंग को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता था और उसका कॉन्फिडेंस जाग गया था। मैंने कहा कि मुझे यह बताओ कि तुम्हारी आखिरी
ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तुम ये सब करने को तैयार हो गई हो, और भगवान के लिए मुझसे झूठ मत बोलना। उसने कहा कि मैं अब आपसे कोई भी झूठ नहीं बोलूंगी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस हद तक मजबूर हूँ। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और कहा कि ठीक है चलो मेरे साथ। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए थे और अब वो मुझे रास्ता बताती जा रही थी और हम जा रहे थे। रास्ता बहुत दूर तक जा रहा था, हम लोग अब काफ़ी दूर आ गए थे। अब मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि मैं एक होटल का मालिक हूँ और ये लड़की मेरे पास आती है और कहती है कि मुझे काम चाहिए, फिर अपनी अदाओं से मुझे लुभाने की कोशिश करती है, फिर मुझे गलत काम करने का ऑफ़र देती है और अब कह रही है कि आप मेरे साथ चलिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब कुछ एक प्लान के मुताबिक कर रही है और मुझे अपनी किसी जाल में फंसाना चाहती है। अब ये जहाँ मुझे ले जा रही थी, कहीं वहाँ पर मुझसे ये सब कुछ छीन ले, मेरी गाड़ी भी मुझसे ले ले। मेरी जेब में कुछ पैसे भी थे, मेरे पास 2 महंगे महंगे मोबाइल भी थे। वो सब कुछ अगर इसने मुझसे छीन लिया तो क्या होगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। आज तो बारिश का दिन था, इतने दिन तक उसने ऐसी कोई हरकत ना की थी, लेकिन उसे आज ही सब कुछ क्यों याद आ रहा था, क्योंकि बारिश में तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। मेरे दिमाग में 1000 तरह की बातें आ रही थी। तभी अचानक से उसने कहा कि वह सामने गली में पहले घर के सामने गाड़ी रोक दे। ये घर मुझे बहुत छोटा सा लग रहा था, ऐसा लगता था घर की दीवारें तो पक्की है लेकिन शायद ऊपर से छत कच्ची बनी हुई है। वह भी गाड़ी से उतर गई थी और हम लोग घर के अंदर चले गए थे। घर की हालात देखकर आइडिया हो रहा था कि यहाँ पर गरीबी राज करती थी। इस घर में कुछ भी नहीं था, सामने ही किसी बच्चे की टूटी फूटी खिलौने पड़े हुए थे। मैं समझ गया था कि ये लड़की शादीशुदा है और उसके तो बच्चे भी हैं, लेकिन इतने दिनों से वो काम पर आती रही और वो बच्चों को अपने साथ नहीं लाती थी। इसका मतलब यह अपने बच्चों का घर पर ही छोड़कर जाती थी। बच्चे की चीज़ें तो पड़ी हुई थी मगर बच्चा कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पर एक बच्चे की पुरानी सी वॉकर थी और कुछ खिलौने थे, उन पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, लेकिन शायद बच्चा कमरे में था। वो मुझे कमरे में ले गई, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि उस कमरे के अंदर बिस्तर पर एक आदमी पड़ा हुआ था जिसका आधा शरीर लाचार हो चुका था, लेकिन वह जाग रहा था और कुछ अजीब अजीब से इशारे करते हुए वह उस लड़की से पूछने लगा कि ये कौन है। उस लड़की का नाम अनामिका था। अनामिका ने भी इशारे से बताया कि ये मेरे सर हैं जहाँ पर मैं काम करती हूँ, यह वहाँ के मालिक हैं। फिर उसने उस आदमी पर ब्लैंकेट डाल दिया था और उसे पानी पिलाने लग गई थी। उसके बाद उसने दवाई खिलाई थी। फिर उसने मुझसे कहा कि सर आइए ना, बाहर आकर बैठ जाओ। मैं कमरे से बाहर आ गया था। यहाँ पर एक कमरा और था और बाहर सिर्फ एक छोटा सा आंगन बना हुआ था। मैं आंगन में कुर्सी पर बैठ गया था और यह सोचने लग गया था कि घर में बच्चे के खिलौने तो पड़े हुए हैं, लेकिन बच्चा मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आया। फिर अनामिका बाहर आ गई थी और एक छोटे से स्टूल पर मेरे सामने आकर बैठ गई थी। उसने कहा कि आपको मेरा घर कैसा लगा। मैंने उससे कहा तुम्हारा ये घर बहुत अच्छा है। फिर उसने मुझे बताया कि अंदर जो आदमी लेटा हुआ है ना, वो मेरा पति है। यह सुनकर तो मेरे हाथ में जो पानी का गिलास वह हाथ से छूटकर गिर गया और चकनाचूर हो गया था, क्योंकि मैं तो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था और यह पहले से ही शादीशुदा निकली थी। उसने कहा कि क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं? मैंने कहा कि हाँ ठीक हूँ। फिर उसने कहा मेरा पति बीमार है और मैं उसी के इलाज के लिए पैसे जमा करती हूँ। मैंने कहा कि हाँ ये तो मैंने देख लिया, तुम सच में बहुत मजबूर हो। क्या हुआ था तुम्हारे पति को जो उनकी हालात ऐसी हो गई? इस पर अनामिका ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ था। मैंने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे पति के साथ आखिर हुआ क्या था? उसने कहा कि जब मेरी उससे शादी हुई थी तब भी वह ऐसा ही था। मैंने कहा यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी शादी कैसे इंसान के साथ करवा दी गई थी जिसे पैरालिसिस है? आखिर किसने तुम्हारी शादी किसने इसके साथ करवाई थी? और तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? अनामिका ने बताया कि मेरी शादी को 5 साल हो गए। पहले सिर्फ उसके हाथ पैरालिसिस हुआ था। उसके साथ मेरी जिंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी, क्योंकि वो एक हाथ से लाचार हो गया था। यह मुझसे लड़ता झगड़ता मारपीट करता था। भगवान ने हमें औलाद भी दी थी, लेकिन वो भी इस दुनिया से चली गई। मेरी बेटी 2.5 साल की थी। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, उसे निमोनिया हो गया था और वो बुखार से तड़प रही थी। और फिर भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया, इसलिए क्योंकि उसका यहाँ पर ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था। मैं तो लोगों के घरों में काम करने जाती थी। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी से इंसान के साथ आखिर किसने करवाई थी? तो उसने कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे इसके हाथों बेच दिया था, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत लालची लोग थे। यह मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है और इसने मेरी खूबसूरती देखते हुए मुझे मेरे माता पिता से खरीद लिया था। मैं तो जिस दिन से पैदा हुई हूँ अत्याचार बर्दाश्त करती आ रही हूँ। अभी भी मुझ पर हाथ उठाता है। मैंने कहा कि यह अभी भी तुम पर हाथ कैसे उठा सकता है? यह तो बीमार है। उसने कहा कि अब इसका पैरालिसिस बढ़ गया है और अब इसके टांग पर भी इसका असर हो गया है। इसी कारणों से इसे ठीक से सुनाई नहीं देता।
यह बोल भी नहीं पा रहा, लेकिन हाथ इसका अभी भी चलता है। उसने डंडा अपने पास रखा हुआ है, जो उसके बेड के पास ही रखा रहता है, और उसे अपने हाथ की उंगलियों में पकड़कर जब वो गुस्से में होता है तो इशारे से मुझे बुलाता है। मैं उसके सामने बैठ जाती हूँ और मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। तभी तो मैं ढीले ढीले कपड़े पहनती हूँ, ताकि मेरे शरीर पर जख्म के निशान हैं वो किसी और को ना दिख जाए। अगर कोई मेरे जख्म गिनने बैठ गया तो उसे सुबह हो जाएगी। यह आदमी मुझ पर बहुत अत्याचार करता है। उसकी ये बातें सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा कि तुम इस घटिया इंसान का इतना ख्याल रखती हो, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती, और तुम उसके लिए पैसा भी कमाती हो, और इस आदमी के लिए तुम मेरे सामने भी रात गुजारने के लिए तैयार हो गई थी। अरे तुम इसको मार क्यों नहीं देती हो? ऐसे लोगों का इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं, जो औरत को कुछ नहीं समझती, और वो भी एक ऐसी औरत को जो घटिया मर्द के लिए इतनी मेहनत से पैसा कमाती है और उसका ख्याल रखती है। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। शायद मैं खुद भी कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन उस समय मैं इसको इस तरह की एडवांस देने लगा था। उसने कहा कि मैं क्या करूं, यह जैसा भी है, पर है तो मेरा पति ही, और मैं अपना सुहाग नहीं उजाड़ सकती जब तक इसकी सांसें चल रही है। मैं इसकी पत्नी हूँ। मेरी जिंदगी में शामिल होने वाले लोगों ने मिलकर मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। यह मेरे साथ इसलिए बुरा कर रहा है क्योंकि मुझे भी बुरा बनाना चाहता है। यह सब तो जाएंगे ही एक दिन नर्क में, और इसने सवाल भी ज़रूर किया जाएगा। इसको सज़ा भी ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर मैंने इसके साथ कुछ बुरा किया तो फिर मुझे भी सज़ा मिलेगी। फिर मेरे साथ बुरा करने वाले लोगों में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? यह दुनिया में जीत जाएंगे, लेकिन भगवान के यहाँ जाकर तो मेरी ही जीत होगी, और ये सारे के सारे हार जाएंगे। मैंने कहा कि तुम इसका इलाज क्यों करवाना चाहती हो? तो वो कहने लगी कि अगर ये मर गया तो लोग इसकी मौत का इल्ज़ाम मुझ पर ही लगा देंगे, लेकिन अगर अपनी मौत पर मर गया तब भी मुझे सब बुरा ही कहेंगे कि मैंने अपने पति को मार डाला। क्योंकि जब मैं लोगों को बताती हूँ कि मेरा पति ऐसी हालात में है और मुझे मारता है, फिर भी मैं इसके लिए सब कुछ कर रही हूँ, तो लोगों को इस बात पर यकीन नहीं आता। यहाँ आसपास के लोग कहते हैं कि यह अपने बीमार पति को छोड़कर बाहर घूमने के लिए जाती है या फिर धंधा करती है, यह गलत तरीके से पैसे कमाती है। वरना इतनी खूबसूरत लड़की हो और उसका पति ऐसे बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ हो और उसे मारता भी हो, फिर ये उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करेगी? किसी को जवाब दूं? अब मैं तंग आ गई थी, इसलिए सोचा कि इल्ज़ाम तो मुझ पर वैसे भी आना था, तो फिर मैं कुछ गलत ही कर लेती हूँ। तभी आपको मैंने वो सब कुछ कह दिया था। मुझे माफ़ कर दो, मैं वो सब कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत इज्जतदार लड़की हूँ। मैं बेबस हो गई थी और परेशान हो गई थी। मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है। मैंने उसका नाम मुस्कान रखा था। सिर्फ इस इंसान की वजह से वो मुझसे दूर चली गई। वो बहुत बीमार हो गई थी। मैं उसके इलाज के लिए पैसों का इंतज़ाम करने गई हुई थी, लेकिन जब घर वापस आई तो मेरे पति ने मुझे इतनी ज़ोर से मारा था कि मैं बेहोश हो गई थी, और जब मेरी आंख खुली तो मेरी बेटी की आंखें बंद हो चुकी थी और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मैं अनामिका की बात सुनने के बाद उसके हाथ पर अपने दोनों मोबाइल और मेरे पास जो पैसे थे वो सब कुछ रख दिए थे, और उससे कहा था कि मोबाइल बेच देना और इन पैसों को इस्तेमाल कर और नौकरी पर भी आना। मैं चलता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे पति को कुछ कहना चाहता हूँ। तुम इसको बाद में सब कुछ बता देना। मैं उसके पास गया और मैंने उसके पति से कहा कि तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कितना ख्याल रख रही है और तुम हो कि उसको नुकसान पहुंचाते हो। अगर एक दिन तुम उसके साथ अच्छा सलूक कर लोगे ना, तो भगवान की कसम अपने कदमों पर खड़े हो जाओगे। वो मुझे हैरान होकर देख रहा था, क्योंकि उसे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था कि मैं उसे क्या बोल रहा हूँ। मैं वहाँ से निकल आया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब मुझे समझ आया था कि उसने अपनी बेटी का सामान वहाँ पर रखा हुआ था, क्योंकि उसे अपनी बेटी की बहुत याद आती थी, और हर चीज़ पर जितनी धूल मिट्टी पड़ी हुई थी उसका मतलब यही था कि जिसका सामान है वो बेचारी तो इस दुनिया में नहीं थी। मैं वहाँ से चला गया था। मैं गाड़ी में बैठकर सोच रहा था कि ये दुनिया कितनी बुरी है कि लोगों ने एक तरफ औरत को इतना बुरा बनाया हुआ है कि अगर वो अच्छाई भी करे तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, यह अच्छी नहीं हो सकती, और वही दूसरी तरफ मर्द को ऐसा बनाया है कि अगर मर्द औरत के कहने पर गलत काम करने के लिए इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन मैंने तो अनामिका को इनकार किया था, वरना आज ऑफिस में कोई भी नहीं था और बारिश भी हो रही थी, और उसने भी मुझसे कहा था कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने इनकार करके यह साबित कर दिया था कि अगर मर्द पवित्र है और पाप करने का इरादा नहीं रखता तो खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी बहक नहीं सकती, और वो भी इस पाप से बच गई थी। अनामिका काम पर आती थी तो मैं उससे कोई बात नहीं करता था। वह भी अपने काम में बिजी रहती थी, क्योंकि मुझे सच में उससे बहुत हमदर्दी हो गई थी और मोहब्बत भी थी अभी भी। लेकिन मैंने उसे अपने दिल में
कहीं छुपा लिया था। मुझे नहीं लगता था कि वह कभी भी मुझसे शादी करेगी, क्योंकि वो अपने पति को नहीं छोड़ सकती थी। अगर वो अपने पति को छोड़ने वाली होती तो अभी तक छोड़ चुकी होती। मैंने अनामिका को अपने दिल के किसी कोने में छुपा कर रख लिया था, जहाँ पर वह हमेशा के लिए सेफ रहने वाली थी। लेकिन मैं उससे कुछ जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि वो मेरी कभी भी नहीं हो पाएगी। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। मैंने उसे यह भी नहीं पूछा था कि तुम्हारे पति का बिहेवियर अब तुम्हारे साथ बेहतर हुआ है या नहीं। क्या वो अभी भी तुम्हें मारता पीटता रहता है और तुम खामोशी से मार खाती रहती हो? लेकिन एक दिन मैं उसे देखकर हैरान रह गया था। आज वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मेरे ऑफिस में आई और कहने लगी, सर मेरे पास आपके लिए कुछ है। मुझे लगा कि शायद फिर से वो मेरे लिए कुछ खाने को बनाकर लाई होगी, लेकिन इतने दिनों तक वो भी मुझसे दूर दूर रह रही थी और मुझे इग्नोर कर रही थी। फिर अचानक से उसे मेरा ख्याल कैसे आ गया था। मैं उसके साथ इस तरह से पेश आ रहा था कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है और मेरे अंदर कुछ नहीं चल रहा। मैंने कहा कि हाँ बताओ क्या लाई हो तुम? तो उसने मेरे सामने मेरे दोनों मोबाइल मेरे टेबल के ऊपर रख दिए थे। मैंने उससे कहा कि तुमने अभी तक इनको बेचकर इस्तेमाल नहीं किया। तो वो कहने लगी कि नहीं, मुझे इनको बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। दरअसल मेरा पति इस दुनिया से चला गया। मैं उसकी बात पर चौंक गया था। मैंने कहा कि यह सब कैसे हुआ? उसने कहा कि उस दिन के 2 हफ्ते के बाद ही रात को अचानक उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उसके बाद लोगों ने मुझे बहुत बुरी बुरी बातें सुनाई थी, लेकिन मैंने उनकी बातें सुन ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब ये लोगों की आखिरी बातें हैं। आगे मुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। अब मैं घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैंने कहा कि इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने कहा कि मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया था, और आज मैं आपको इसलिए सब कुछ बता रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी मेरी शादी होने जा रही है, और वो भी बहुत अच्छे इंसान के साथ। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं हैरान रह गया था कि वो अपने पति के मरते ही इतनी जल्दी भी शादी कर रही है। अगर उसका पति दुनिया से चला गया तो वो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? मुझे बताती तो मैं उससे करता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ था। उसने मुझे आखिरी वक्त पर बताया था कि अगले महीने की 2 तारीख को मेरी शादी है, आपको ज़रूर आना है। मैं बहुत परेशान था। अगले महीने की 2 तारीख 10 दिन बाद ही आनी थी। उस दिन मैंने होटल के सारे लोगों को छुट्टी दे दी थी और मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। मुझे पता था कि आज वो फिर किसी और की हो जाएगी। अब मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने ये मौका भी अपने हाथ से जाने दिया। वैसे भी उसके पति को किसी न किसी दिन तो मरना ही था। उससे बात कर लेता तो वो मुझसे शादी करने से कभी इनकार नहीं करती, लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे कोई भी आसानी से अच्छा लड़का मिल गया होगा। उसे तो कोई भी मिल सकता था। मेरा दिल टूट चुका था जब दरवाजे पर अचानक मुझे हलचल की आवाज़ सुनाई दी थी और कोई अंदर दाखिल हुआ। मैंने सामने देखा तो मैं हैरान रह गया था कि सामने कोई और नहीं बल्कि अनामिका खड़ी हुई थी, और वो दुल्हन बनी हुई थी। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या हुआ? कोई परेशानी हो गई है क्या? सब ठीक तो है ना? और तुम्हारे पति कहाँ हैं? तुम दुल्हन बनकर यहाँ क्यों आई हो? वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि मेरा दूल्हा और मेरा होने वाला पति तो मेरे सामने ही खड़ा हुआ है। मैंने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? और फिर अचानक से मैं समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रही है। उसने कहा कि मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। आप वही इंसान हो जिसने मेरी मदद की और मेरी हिफाजत की और मेरी मजबूरियों को समझा, मुझ पर बुरी नज़र नहीं डाली। मैं आपके अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकती। मुझे आपसे अच्छा पति मिल ही नहीं सकता। जब उसने यह बात कही तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि उस टाइम मुझे खुशी कितनी हो रही थी। मैं भी यकीनी से उसे देख रहा था और खुशी में पूरी तरह से हैरान हो गया था। मैंने उसे गले से लगा लिया और हम लोगों ने उसी दिन शादी कर ली थी। वो मेरी पत्नी है और हम दोनों अब खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया। वो मेरे घर को अच्छी तरह से संभालती है और अब तो वो मेरे बच्चे की भी माँ भी बनने वाली है। फिर जब 9 महीने पूरे हो गए तो उसने बेटी को जन्म दिया। वो कहती है कि ये मेरी वही बेटी है जो मुझे छोड़कर चली गई थी, अब वापस मेरी ज़िंदगी में आ गई है। मैं इसका नाम मुस्कान ही रखूँगी। मैं भी उससे कहा कि ठीक है, इसका नाम मुस्कान। उसने मेरे घर को घर बना दिया था। मेरा होटल और भी ज़्यादा अच्छा चल निकला था। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अनामिका के रूप में बहुत खूबसूरत और अच्छी लाइफ पार्टनर मिली है, क्योंकि मैंने पाप नहीं किया था। अगर मैं उस रात उसके साथ काम करके अपनी हवस को पूरा कर लेता तो शायद आज मैं बर्बाद हो चुका होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने हमेशा उसकी मदद की थी और फिर वहीं मेरे लिए सब्र का फल बनकर मेरी ज़िंदगी में आ गई थी। अभी का बेचारी की ज़िंदगी में भी अब सुकून आ गया है, क्योंकि जब वह अपने माता पिता के पास थी तो लोगों ने भी उस पर बहुत अत्याचार किए और शादी के बाद उसके पति ने भी उसकी ज़िंदगी को दुश्वार कर दिया था। मेरे घर में वह बहुत
सुकून से रहती है और मेरे साथ बहुत खुश है, और उसे भी यही लगता है कि मेरी ज़िंदगी में आने के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। भगवान ने हम दोनों को किस तरह से मिलाया था और हमारी सच्ची मोहब्बत को पूरा कर दिया था। अब वह पत्नी है और मैं पिता बन गया हूँ। वो मेरी मनपसंद औरत है, और एक मर्द को जो खुशी अपनी मनपसंद की औरत से मिलती है तो कहीं से नहीं मिल सकती। मेरी बेटी भी बहुत प्यारी है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अनामिका जैसी पत्नी मिली है। वो मेरे लिए सबसे स्पेशल है। उसकी होने से मेरी ज़िंदगी में बहार आ गई और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।